नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ मैं हूं रेनू। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है। किसी पर भी रासुका लगाने का अधिकार कलेक्टर को देने पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, लगता है सरकार डर गई। उधर पूर्व मंत्री के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ केंद्र पर निशाना साधा और रासुका को लेकर कहा कि प्रदेश में जो भी लोग गलत करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से कहते हैं, केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां ला दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति जो केंद्र सरकार ने लगा दी है, मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी। नारायणपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का जिम्मेवार ठहराया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केदार कश्यप ने आदिवासियों को उकसाने का काम किया। एसपी और पुलिस कर्मियों पर हमला बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बस्तर को अशांत करने की कोशिश कर रही है। स्थितियां हैं बस्तर के मामले में, माननीय केदार कश्यप जी और उनकी पूरी टीम जो जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से वहां लोगों को मारने पीटने का काम माननीय केदार कश्यप जी और उनकी टीम लगी हुई है। जो नारायणपुर की घटना घटी वहां माननीय केदार कश्यप जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां से 15 सालों तक मंत्री रहे हैं। उनके उकसावे में हमारे आदिवासी समाज को आगे करके भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है। और जो हमले हुए हैं एसपी और पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोची समझी साजिश है। हम तो पहले से कहते रहे भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है और क्या बस्तर को अशांत करने का प्रयास करती है। 15 साल सरकार में रहे, बस्तर का विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। जब सत्ता से बाहर जाने के बाद इस ढंग से हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, ये मुलाकात की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये इंदौर से हैं। आज चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा और आखिरी दिन है, तो आज के दिन कई सारे उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है, बातचीत की है और ज्यादा से ज्यादा निवेश को लेकर उनका लक्ष्य तय है। हजारों करोड़ का निवेश आने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और निवेश के लिए पूरे द्वार खुले हुए हैं। मुख्यमंत्री भी आश्वस्त कर रहे हैं कि निवेशकों को जहां जैसा
जमीन चाहिए, जैसी भी उनको मदद चाहिए, सरकार हर तरीके से प्रतिबद्ध है। और आप ये देखिए कि जो निवेशक अपने पूरे विचारों को लेकर अपना पूरा एक प्रेजेंटेशन लेकर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से जानकारी साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वे काम करना चाहते हैं। चूंकि ये बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर है और यही कारण है कि यहाँ पर जमीन की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली जाए या फिर और भी पानी जैसी सुविधाओं की बात कर ली जाए, ये सारी समस्याएं जो अन्य जगहों पर हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हर तरीके से आपको सरकार जहां जरूरत पड़ेगी प्रतिबद्ध है मदद करने के लिए। तो वहीं एमपी में निवेश के अच्छे खासे आसार बन रहे हैं। तकरीबन 55,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से निवेशक खुश हैं और वो बार बार बात कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। कल भी कई सारे निवेशकों से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, यहां तक कि कई लोगों ने तो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी शुरू कर दिया है। करोड़ों के निवेश मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और कल भी एक तस्वीर सामने आई थी जब देखा यह जा रहा था कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी उत्सुक जो निवेशक हैं वो नजर आए और आज भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। तो इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन पर एमओयू साइन हो चुका है और कई सारे एमओयू साइन होंगे। अब जब ये पूरी मीट हो जाएगी उसके बाद सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा रुचि निवेशकों ने दिखाई है, किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा निवेश आया है और उसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए, उसे और बेहतर करने के लिए, ताकि अगला जब समिट होगा तो उसमें और बढ़िया तरीके से निवेश आए। आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की तस्वीर तो बदलनी ही है और साथ ही साथ पूरे देश की तस्वीर भी बदलेगी। और ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी, ये लगातार लाइव तस्वीरें इंदौर की हम आपको दिखा रहे थे। तो समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार राजदूतों से, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए और उन्होंने भी सभी को आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आप ये देखिए, निवेश के द्वार जब खुलते हैं तो जो निवेश करता है उसको भी फायदा होता है, जहां पर निवेश हो रहा होता है उनको भी फायदा होता है। मेहनत, पूरा प्लान निवेशकों का है और साथ ही जो जमीन है, जो उपयुक्त जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी और इस तरीके से कई सारे एमओयू साइन होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जहां पर देश दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं और आप ये देखिए कि इसके पहले जिस तरीके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद 2 दिन का इन्वेस्टर समिट हुआ। इस समिट के दौरान मध्य प्रदेश की जो एक विकास की डोर है ये भी देखने को मिली। इंदौर की बात करें तो इंदौर अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है विकास के नाम पर और उद्योगों के लिए भी काफी यहाँ की जो जमीन है वो सही है, यहाँ का वातावरण, पर्यावरण हर तरीके से सक्षम है किसी भी तरीके के निवेश को या किसी भी तरीके के उद्योग को लगाने के लिए। और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को अच्छा खासा रोजगार इससे मिलेगा। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास ही देश का विकास है और ऐसी ही कुछ तस्वीर अब आपको आने वाले 2025 तक देखने को मिलेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। 33.8% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल है। दर्शकों के प्यार और विश्वास का शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे, निष्पक्ष खबरें, प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एक बार फिर से आपने न्यूज 18 पर भरोसा जताया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 33.8% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों के प्यार और विश्वास का एक बार फिर से शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर खरे, निष्पक्ष खबरें। तो आप ये देखिए कि आज ये एक बड़ी खबर और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का पल।
क्योंकि लगातार जो दर्शक हैं वो अपना भरोसा बरकरार रखे हुए हैं, भरोसा जता रहे हैं। किसी भी खबर को सबसे पहले सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो निभाते आ रहे हैं और इस पर जो आपका भरोसा है वो ये दर्शाता है। ये जो नंबर आ रहे हैं 33.8% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। WRS में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल भी शामिल हैं। रोहित पालीवाल पर सटोरियों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। पुलिस ने सटोरिये के खाते से 2 लाख रुपए जब्त किए। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आरोपियों ने WRS से 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाले थे। खमतराई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये विगत 2 वर्षों से वहाँ WRS में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थ रोहित पालीवाल, जिसके द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का गबन किया गया है। इसमें रोहित पालीवाल के विरुद्ध आपराधिक दुर्विनियोग के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है खमतराई थाने में और उसने 1 करोड़ 80 लाख को अधिकांशतः सट्टा खेल के पैसे का गबन किया और जिसके अकाउंट में वो भेजता था, जो सट्टा खेलने में उसके मददगार हैं, जो सटोरिये हैं, 5 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कुल मिला के 6 लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, 409, 411, 414 भारतीय दंड विधान के और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और रायपुर से खबर है जहां पर फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार किया गया। तारनदास भारती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बकाये पैसे के लिए फर्जी लेटर पैड के उपयोग का आरोप लगा है। संस्कृति संचालनालय में था बकाया रकम और लोक कलाकार हैं गिरफ्तार आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार किया गया। तारनदास भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बकाये पैसे के लिए फर्जी लेटर पैड के उपयोग का आरोप लगा। संस्कृति संचालनालय में बकाया था रकम और लोक कलाकार हैं गिरफ्तार आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो खबर रायपुर से। और आप ये देखिए कि आजकल जो सरकारी अधिकारी होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी किस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, ये आजकल की खबरें बहुत ज्यादा बयां कर रही हैं। और ऐसे कुछ मामला जहां फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। फर्जी IAS अधिकारी बनकर ये इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहा था। संस्कृति संचालनालय में लोक कलाकार है गिरफ्तार आरोपी, जो कि अपने आप को फर्जी IAS अधिकारी बताकर ठगी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, एक शातिर फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा मामला बताएं। देखिए, तारनदास भारती है, संस्कृति विभाग गया हुआ था और यहाँ पर एक पत्र जारी कर रहा था विभाग को, जिसमें उसने अपने आप को UPSC IAS अफसर बता करके पूरे फर्जीवाड़ा की घटना को अंजाम देने के फिराक में था। संस्कृति विभाग का एक पत्र है सिविल लाइन पुलिस को बकायदा दिया गया था, पेश किया गया था, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। वो लोग कलाकार अपने आप को बता रहा है और यही वजह है कि अभी जो पुलिस है उस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का वो फर्जीवाड़ा का जो मामला है उसे करने के फिराक में था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो फर्जी तरीके से ये बकाये पैसे के लिए फर्जी लेटर पैड का उपयोग करता था। संस्कृति संचालनालय में बकाया रकम के चलते लोक कलाकार जो आरोपी है उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग के महान नदी पर बना पुराना पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। भैंसा मुंडा के पास बने 6 दशक पुराने इस पुल के स्थान पर लोग नए पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। साल 2016 में भारी बारिश के कारण पुल डूब गया था और क्षतिग्रस्त भी हो गया था। इसी जर्जर ब्रिज से रोजाना हजारों वाहन गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं सेतु विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए पुल के लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है, साथ ही मरम्मत कार्य जल्द शुरू होने की बात कही गई है। 2016 में 15 अगस्त को ये बाढ़ आया था, जो पुलिया के ऊपर बह गया, लेकिन नीचे का सब पुलिया बह गया, यही पुलिया बाकी रह गया।
जी। तो मतलब ऐसा लगता है कि अब ये पुलिया में कभी बड़ा हादसा कुछ हो सकता है? ये पुलिया अगर तत्काल नहीं बना या दूसरा कोई नया पुलिया नहीं बना तो कभी भी इसमें बहुत बड़ा हादसा होने का संदेशा है। ऊपर का हिस्सा जो है ना बाढ़ के चक्कर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी एक बार रिपेयरिंग कराई जा चुकी है, दोबारा रिपेयरिंग कराई की पहल की जा रही है। तो बेयरिंग सिस्टम है, उसको जो एक स्लैब की बेयरिंग जो है ना बाढ़ के कारण उतर गई है, बेयरिंग नहीं लगी है, इसलिए स्ट्रक्चर में खराबी आ रही है। सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग का ये पुल महानदी पुल है, जिसे बने हुए लगभग 55 से 60 साल हो चुके हैं और पुल फिलहाल की स्थिति में जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि अंबिकापुर बनारस मार्ग में गुजरने वाले रोजाना हजारों वाहन यहाँ से, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं और उसका बोझ ये पुल उठाए हुए है लगभग 60 सालों से। ऐसे में पुल जो फिलहाल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और विभागीय अधिकारी को माने तो पुरानी पद्धति का पुल होने के कारण इस पुल का मरम्मत भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में कार्य योजना बनाया जा रहा है नया पुल के लिए, लेकिन लगभग 2 साल से जर्जर हो चुके इस पुल को लेकर अब तक नया पुल बनाने की कार्य योजना प्रशासन तैयार नहीं कर पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसे प्रशासन रोकने के लिए क्या कुछ पहल करेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां सड़क दुर्घटना में एक की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। 2 बाइकों के आमने सामने से टक्कर में हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो खबर मनेंद्रगढ़ से है, सड़क दुर्घटना में एक की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए। घायलों में एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। बड़ी खबर है मनेंद्रगढ़ से। रायगढ़ में एक बुजुर्ग किसान बुधवार शाम से कड़कड़ाती ठंड में तहसीलदार के खिलाफ अनशन पर बैठा हुआ है। किसान ने तहसीलदार के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया, साथ ही स्कूटी जब्त करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन बुजुर्ग किसान बार बार परेशान किए जाने से काफी आहत है और गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठा हुआ है। बैठा हूँ अनशन में जी, और ऐसे खुले आसमान पर जी ऐसे ही बैठा हूँ जी, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और नंदकिशोर सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगा जी, एफआईआर नहीं होगा जी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कोई आया था रात में उठाने आपको? क्या प्रशासन से, पुलिस से कोई मिलने आया था आपको? हाँ आए थे मिलने, पुलिस से तो आया था। क्या बोले? मेरे को बोल रहा था कि भाई ठंड में आप मत बैठिए और शरीर बिगड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है, और आपको यहाँ नहीं बैठना था, उस और तहसील में बैठना था। जांजगीर चांपा में ज्वेलरी दुकान से चोरी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवरी नारायण के राधेश्याम ज्वेलर्स की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी दुकान में जेवर खरीदे के बहाने आई 2 महिलाओं ने पायल की चोरी कर ली। शिवरी नारायण पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दावा। राजनीतिक पार्टियों के खर्चे की याचिका पर कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्चे को किया काबू, पार्टियों के चुनावी खर्चे पर लगाया लगाम। ईसीआई खर्च पर्यवेक्षक निगरानी दल कर रहे हैं अच्छा काम, चुनाव के पहले रुपयों की जब्ती है इसका सबूत। तो खबर दिल्ली से है, जहां चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दावा। राजनीतिक पार्टियों के खर्चे की याचिका पर कहा कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च को काबू किया गया। पार्टियों के चुनावी खर्च पर लगाम लगाई गई और इलेक्शन कमीशन का ये बयान है। और खर्च पर्यवेक्षक निगरानी दल लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के पहले रुपयों की जब्ती इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो पर्यवेक्षक हैं, खर्च पर्यवेक्षक निगरानी दल हैं, वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। तमाम जो पार्टियां किस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी राशि का उपयोग कर रही हैं, जो तय राशि है, जो तय सीमा है, उसके आधार पर ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इन तमाम पर्यवेक्षक की जो निगरानी है वो अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव के पहले रुपयों की जब्ती इसका बड़ा सबूत है। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दावा कि राजनीतिक पार्टियों के खर्चे की याचिका पर कहा गया है। आप चूंकि ये बार बार आरोप लगते हैं कि राजनीतिक पार्टियां तय राशि से ज्यादा खर्च करती हैं और यही कारण है कि
चुनाव आयोग ने ये दावा किया है। पार्टियों के चुनावी खर्चे को लेकर लगाम लगाई गई है। पर्यवेक्षक निगरानी दल अच्छा काम कर रहे हैं और चुनाव के पहले रुपयों की जब्ती हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरीके से चुनाव आयोग लगातार निगरानी बनाए हुए है। तो खबर दिल्ली से है। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दावा। राजनीतिक पार्टियों के खर्चे की याचिका पर कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्चे को काबू किया गया है और इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि पार्टियों के चुनावी खर्च पर लगाम लगाई गई है। खर्च पर्यवेक्षक निगरानी दल अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव के पहले रुपयों की जब्ती इसका बहुत बड़ा सबूत है। बड़ी खबर है दिल्ली से। तो लगातार ये आरोप लगते रहे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तय राशि से ज्यादा खर्च कर रही हैं और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये दावा किया है। बलौदाबाजार जिले में पिछले 3 महीने से वेतन के लिए कंप्यूटर शिक्षक भटक रहे हैं। वेतन भुगतान करने वाली कंपनी ने 3 महीने का भुगतान नहीं किया। अपने इन्हीं मांगों को लेकर डीजी मित्र समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को रखा। दरअसल आईसीटी प्रोजेक्ट के तहत समग्र शिक्षा अभियान की ओर से प्रदेश के 27 जिलों में भर्ती हुई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना था। जिले भर में 12 से अधिक डीजी मित्र हैं, लेकिन 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते डीजी मित्र उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं। हम सब बलौदाबाजार जिले के सारे डीजी मित्र आईसीटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम यहाँ के सारे गवर्नमेंट स्कूलों में अपॉइंटेड हैं और हमको 3 महीने से हमारा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और कंपनी के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी जवाब नहीं मिलता हम लोग को और हम लोग दर दर की ठोकर खाने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। अभी हमने श्रम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। अभी हम कलेक्टर के पास भी जाएंगे और इसके अलावा डीओ के पास भी जाएंगे। हम लोग स्कूल में डीजी मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं सर। डिजिटल क्लासरूम चलाते हैं सर। कौन सी कंपनी के तहत? एडिक्स सोल्यूशन कंपनी के। क्या बोले अधिकारी? कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, कुछ रिस्पांस नहीं देते। इससे पहले और कोई अधिकारी से बात की थी आप लोग? हाँ, ग्रुप में हम लोग मैसेज डाले थे सर और वो लोग तो बात नहीं करते सर, कॉल रिसीव नहीं करते हम लोग का। तो देखा आपने, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कॉल भी रिसीव नहीं किया जाता है, उनकी बातें भी नहीं सुनी जाती हैं। बलरामपुर जिले अब तक 30,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। 47 खरीदी केंद्रों के जरिए अब तक 13.5 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। बलरामपुर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 70% किसानों ने अब तक अपना धान बेच लिया है। वहीं बचे किसानों का भी समय सीमा के अंदर 100% धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में गौरेला पिंडरा मरवाही के खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। अलग अलग पारंपरिक खेलों में 2 गोल्ड और 4 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मेडल लेकर जब खिलाड़ी वापस मरवाही पहुंचे तो उनके स्वागत में मरवाही राजीव युवा मितान क्लब ने भव्य आयोजन किया। मरवाही सद्भावना भवन में खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित विधानसभा के कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत को एक करने की दिशा में स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक संदेश दिए। स्वामी जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न हो। स्वामी जी के कार्यों के सामने आज हम सब नतमस्तक हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।